हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फंडर अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम गुप्तास की इकोनॉमी को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पिछले जो 2-3 लेक्चर्स थे इसमें हमने पॉलिटिकल लाइफ और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को डिस्कस किया है गुप्तास के, किस तरीके से गुप्ता एम्पायर जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय श्रीगुप्त एंड घटोत्कच। ठीक है, वो ऐसा माना जाता है कि जो कुशानास थे उनके फ्यूडल्स वगैरह थे, क्योंकि आपको पता है कि 70 BC से लेके अराउंड 200 एंड 250 AD तक जो है एक तरीके से कुशाना एम्पायर था। तो उसके बाद जो गैप थी जो केवोस था, ठीक है, उसके बाद फिर गुप्ता जाए तो हाई चांसेस है कि वो क्या थे, वो कुशानास के फ्यूडल्स थे। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने ज्यादा हाई साउंडिंग टाइटल्स वगैरह लिए नहीं थे, तो उन्होंने महाराजा वगैरह जैसे जो राजा महाराजा ऐसे ही टाइटल लिए थे। और उसके बाद जो चंद्रगुप्त वन जो था, वो चंद्रगुप्त वन किस तरीके से जो है वो पॉलिटिकल अलायंस वगैरह करता है, जैसे लिच्छविस के साथ उसने मैट्रिमोनियल अलायंस वगैरह स्टैब्लिश किए थे और खुद की प्रेस्टीज वगैरह जो बढ़ाने की उसने कोशिश की थी। उसके बाद फिर उसके जो बेटे आए चंद्रगुप्त के, जो आपका समुद्रगुप्त था, फिर चंद्रगुप्त टू जिसे विक्रमादित्य वगैरह भी कहा जाता है ना, जिसके दरबार में 9 रत्न वगैरह थे। तो इन्होंने फिर किस तरह से गुप्तास को एक्सपांड किया, गुप्ता एम्पायर को, और क्या मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह उन्होंने स्टैब्लिश किया था। कुमार गुप्ता का क्या रोल रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी किस तरह से स्टैब्लिश हुई थी, स्कंद गुप्ता का क्या रोल रहा है, और उसके बाद उनके वीक रूलर्स आए और वीक रूलर्स की वजह से गुप्ता एम्पायर किस तरह से डिक्लाइन हुआ और उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह क्या था, ये सब हम कवर कर चुके हैं। अभी आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम इकोनॉमिक कंडीशन को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होती है, इकोनॉमी के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी एम्पायर जो है, सत्ता है, साम्राज्य है, वो बिना पैसों के चलता नहीं है, तो पैसे जरूरी है। तो ये जो पैसा है कहाँ से आता था गुप्तास के टाइम पे, इतनी बड़ी उन्होंने समुद्रगुप्त ने इतने बड़े मिलिट्री कंपेन्स किए थे। हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया वगैरह कहा जाता है, तो उसने इतने बड़े मिलिट्री कंपेन किए, कभी हारा नहीं है वो। तो ये पैसा कहाँ से आया, ये रेवेन्यू कहाँ से आया, तो ये रेवेन्यू के सोर्सेज क्या थे, ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरह से होता था। ऐसा माना जाता है कि गुप्ता एम्पायर वो एम्पायर था जब हमारे साथ रोमन और पर्शियन ट्रेड करना चाहते थे। ये वो टाइम था जब हमारे यहाँ पे वेल्थ काफी ज्यादा थी, ब्रिलियंट यूनिवर्सिटीज थे, नालंदा यूनिवर्सिटीज है ना, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, लॉ एंड ऑर्डर था। फिर रोमन्स जो थे, वो पर्शियन जो थे वो ट्रेड करना चाहते थे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चाइनीज हमसे लर्न करना चाहते थे, साउथ ईस्ट एशियन जो है वो हमारे जैसा बनना चाहते थे। तो ये क्या मतलब, क्या रीजन क्या था, क्या इस टाइम की सोसाइटी थी, क्या इकोनॉमी थी, क्या पॉलिटी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इकोनॉमी क्या थी ये आने वाले 1-2 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारा, इसमें आप अगर सबसे पहले देखो तो आपको पता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, वैसे ही उसी टाइम पे मतलब उसी तर्ज पे जो है आपको कमंड का जो नाम से एक जो था व्यक्ति, इसने नीति सारा लिखी है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो है ना वो नीति सारा जो है ये अर्थशास्त्र का एक तरह से कंटिन्यूएशन है, उसके बेसिस पे लिखा गया है। कमंडका ने, जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसके बेसिस पे कमंडका ने क्या लिखा है, नीति सारा वगैरह लिखा है। तो इसमें जो है वो रॉयल ट्रेजरी जो है, मतलब खजाना है ना, शासकीय जो खजाना होता है, रॉयल जो ट्रेजरी होती है, उसके ऊपर जो है काफी फोकस किया गया है। और इसमें अलग अलग तरीके के सोर्सेज जो है मेंशन किया गया कि किस तरह से आप राजा जो है वो एक तरीके से अपने एम्पायर को चलाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, मिलिट्री को फाइनेंस करने के लिए एक तरीके से जो है वो आपका क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो लैंड रेवेन्यू जो था वो चीफ सोर्स ऑफ इनकम था। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर से वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता था, है ना। वहाँ पे एग्रीकल्चर से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वहाँ से माइनिंग वगैरह से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स भी अच्छा था, वहाँ से भी आप जो है टैक्सेस वगैरह लगाते थे, वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। लेकिन जो सबसे मेजर सोर्स था वो था लैंड। ठीक है ना, 1947 तक जितनी भी एम्पायर बने और जो भी हुआ है ना इंडिया में, वहाँ पे लैंड एक मेजर सोर्स था। और इसीलिए आज आप देखो तो लैंड के बेसिस पे मतलब एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स आपको देना नहीं पड़ता एग्रीकल्चर के इनकम से। इसका मेजर रीजन है कि ओवर द जो पीरियड ऑफ टाइम है 3000-2000 साल जो भी है, उसमें लैंड रेवेन्यू जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम रहा है किसी भी साम्राज्य के लिए, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो कोई राजा महाराजा हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीजेंट या फिर जो किसान थे इनसे काफी टैक्स वगैरह वसूली है, इसी के बेसिस पे जो साम्राज्य बने हैं और बिगड़े हैं, है ना। जब लैंड जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, तब हमने देखा था कि मगधन जो एम्पायर था 6th सेंचुरी 4th सेंचुरी में BCE में, है ना, आज से 250 साल पहले, सॉरी 2500 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था। तो हमने ये सब देखा है। तो यहाँ पे किस तरीके से जो है ये एम्बिशियस मिलिट्री कंपेन्स वगैरह जो एक तरीके से फाइनेंस किए गए थे, तो ये हमें ये आज के लेक्चर वगैरह में देखना है। तो यहाँ पे गुप्ता जो इंस्क्रिप्शन था, यहाँ पे आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में काफी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे जो रॉयल रिकॉर्ड्स है इसको कीप करने के लिए, मतलब इसको देखभाल करने के लिए एक पद था, है ना। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन थोड़ा आप पढ़ सकते हो। अक्षपताला धिक्रिता, ये एक ऑफिसर था जो रॉयल रिकॉर्ड्स को क्या करता था, मेंटेन करता था। गुप्ता इंस्क्रिप्शन जो इसमें आपको कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे क्लिप्ता है, बाली है। बाली एक टैक्स
है ना, बाली क्या है, टैक्स है। उद्रांग है, ऊपरी कांड है, विस्ती है ना, मतलब कि फोर्स लेबर, क्योंकि जब एग्रीकल्चर आएगा तो वहाँ पे जो लेबर लगेगा ना, तो लेबर दो तरीके होते थे, एक तो जो होते थे जो वेज लेबर होते थे, और दूसरा फोर्स लेबर जो होते थे, ये इसे विस्ती वगैरह कहा गया है। इस टर्म के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। विस्ती मतलब क्या, इसका मीनिंग पूछा गया था सिर्फ। वैसे टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपको ध्यान देना थोड़ा चाहिए। तो मोस्टली रेवेन्यू केम फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। अभी मैंने जैसे पहले बोला कि लैंड जो सोर्स था वो रेवेन्यू का मेजर सोर्स था, है ना। इस पे लैंड को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर आप देखो तो क्षेत्र मतलब कि कल्टिवेबल लैंड, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप खेती कर सकते हो, वो कल्टिवेबल लैंड। फिर एक खिला, खिला मतलब कि वेस्ट लैंड, खिला मतलब कि वेस्ट लैंड। फिर अप्रहता है, अप्रहता मतलब कि जंगल लैंड, वेस्ट लैंड, जहाँ पे खिला मतलब कि टोटली वेस्ट, मतलब कि जहाँ पे बैरन पड़ा है वो लैंड। अप्रहता मतलब कि जंगल, है ना, फॉरेस्ट। वास्ती मतलब कि जहाँ पे आप रहते हो, वस्ती मतलब कि आप जहाँ पे रहते हो, हैबिटेबल लैंड। और गपता सरा मतलब कि पास्टोरल, गाय, गाय से बना ये वर्ड। तो इसका मतलब कि जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपके जो कैटल्स है जो है ना, उनको क्या कर रहे हो वहाँ पे आप एज ए फॉर द पर्पज ऑफ पास्टोरलिज्म आप वहाँ पे यूज कर रहे हो। तो इनका जो मेन एम था वो था, मतलब ये जो जितने भी जो आप देख रहे हो उसका मेन एम जो था, तो वो था सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के लिए, मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करना, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना, इनकम बढ़ाना, रॉयल ट्रेजरी को भरना, यही जो था इनका एक मेन और इंपॉर्टेंट जो था फंक्शन या फिर टारगेट वगैरह हुआ करता था। तो प्राइमरी सेक्टर जो इसमें लैंड और एग्रीकल्चर आ जाता है, आपको पता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा जिसमें माइनिंग, वैसे तो प्राइमरी में आ जाता है लेकिन अभी उन्होंने डाला है सेकेंडरी में तो हम ठीक है कंसिडर कर लेंगे, लेकिन माइनिंग वैसे प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल जनरेट हो रहा है, वहाँ पे आप फिनिश प्रोडक्ट बना नहीं रहे हो, इसलिए वो प्राइमरी में आ जाएगा। फिर बिल्डिंग एक्टिविटीज, शिप बिल्डिंग हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब उसमें आ जाएगा, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफी ज्यादा डेवलप हुआ था और इसीलिए उसको गोल्डन एज भी कहा गया। इकोनॉमी की वजह से उसे गोल्डन एज नहीं कहा गया, उसको आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में जो डेवलपमेंट हुई थी इस टाइम पे, रिच लिटरेचर डेवलप हुआ था, कालिदास इस टाइम पे हो चुके हैं, है ना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो टेम्पल आर्किटेक्चर आप देखते हो आज, जो भी जितने भी आप देखते हो, वो सब उस टाइम पे मतलब एकदम पीक पे पहुंच चुके थे, है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स काफी अच्छा था, मैंने बताया कि रोमन्स जो थे, रोमन्स और जो आपके पर्शियंस थे वो हमसे ट्रेड करना चाहते थे, साउथ ईस्ट एशियन हमसे सीखना चाहते थे, हमारे जैसा बनना चाहते थे। चाइनीज जो पिलग्रिमेज, चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे, फाहियान, हुआन सांग, ये इसी टाइम पे इंडिया में आ रहे थे, मतलब ये हमसे सीखना चाहते थे चाइनीज, है ना। साउथ ईस्ट एशियन हम जैसा बनना चाहते थे, वो हमसे ट्रेड करना चाहते थे। तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है इस टाइम पे, लेकिन देखो यहाँ पे एक आपको ड्रॉबैक देखने को मिलेगा कि बाद में क्या होता है, थोड़ा मतलब गुप्ता एम्पायर जो है ना, उसके बाद में यहाँ पे फ्यूडलिज्म जो है ना काफी बढ़ जाता है। फ्यूडलिज्म बढ़ने की वजह से क्या होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स थोड़ा डिक्लाइन हो जाता है। भले ही हमारे साथ ट्रेड करना चाहते थे लोग, लेकिन हमारे जो पॉलिसी मिसमैनेजमेंट हुआ था, लैंड ग्रांट्स जो है वो आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे, तब आपको देखने को मिलेगा उसका इंपैक्ट जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर होता है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पे काफी डिक्लाइन होता है। और जो मर्चेंट्स थे ना, वो मर्चेंट्स अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कोस्ट जो है ना वो एक्टिव हो चुके थे मर्चेंट्स, लेकिन फिर भी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है कंपेरेटिवली डिक्लाइन हुआ था इस टाइम पीरियड पे। इंडियन मर्चेंट जो है वो मोर असर्टिव हो गए थे सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड में। तो गोल्ड जो था वो यूज किया जाता था हॉर्स एंड सिल्क ट्रेड के लिए, मतलब अगर आपको सिल्क और हॉर्स में ट्रेड करना है तो उसके लिए गोल्ड कॉइन्स वगैरह जो है वो यूज होते थे मेजरली, ठीक है ना। तो अभी हमें देखना है थोड़ा वन बाय वन हम देखते हैं एग्रीकल्चर किस तरीके से था, उसके बाद बाकी सेक्टर किस तरह से काम करते थे। तो एग्रीकल्चर की जब बात आती है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि लैंड जो था वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था, तो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर से इनकम जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट हो, इसके लिए क्या हुआ कि एग्रीकल्चर एक्सपांशन हुआ, ठीक है ना। 4th सेंचुरी जो है, 4th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी तक, ये जो 400 साल का जो टाइम पीरियड था, 400-500 साल का, इस टाइम पीरियड में जो है ना यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपांशन के ऊपर काफी फोकस किया है राजाओं ने, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपांड होगा तो ज्यादा से ज्यादा जमीन जो खेती के अंदर आएंगी और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, इसलिए जो लैंड ग्रांट्स वगैरह किए गए थे, है ना। तो वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन एंड इंप्रूवमेंट वर मेड इन एक्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टू अटेन हाइयर यील्ड्स एंड इवन प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज लाइक कैनल्स। तो लैंड अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, अंडर एग्रीकल्चर लाओगे, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन आप करोगे तो इरिगेशन फैसिलिटीज भी वहाँ पे लगेंगी, तो इरिगेशन फैसिलिटीज भी वहाँ पे अवेलेबल करवाई दी गई थी इन राजाओं के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखो स्टेट और इंडिविजुअल जो कल्टिवेटर्स है ना, इसके अलावा स्टेट मतलब कि स्टेट जो साम्राज्य था, जो राजा वगैरह जो था, गवर्नमेंट जो थी उस वक्त, है ना, वो जो स्टेट था वो स्टेट तो था ही, बाद में इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स भी रहेंगे, है ना। इसके अलावा जो ब्राह्मीण, बुद्धिस्ट और जैन संघास वगैरह थे ना, ये जो पूजा पाठ करने वाले जो लोग थे ना, जैसे ब्राह्मीण का जो ग्रुप हुआ करता था, या फिर बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हुआ करते थे, या फिर जैन जो मॉन्क्स हुआ करते थे, जो संघास हुआ करते थे, ये क्या करते थे, इनको भी जो है ना वो एक तरीके से जो लैंड जो अंडर कल्टिवेशन नहीं था उसको वो दे देते थे, ऐसे ही फ्री में दे देते थे, उसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं देते थे, बस आप लो और एग्रीकल्चर एक्सपांड करो, है ना। तो वेस्ट लैंड जो हुआ करते ना वो दे देते थे। तो इसको बोला गया था रिलीजियस एंडोनमेंट, तो इसको क्या बोला गया था, रिलीजियस एंडोनमेंट।
ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर जो था वो एक्सपांड हुआ, ठीक है। और ये जो वन ऑफ द रीजन जो था, ये ग्रांट वगैरह दिए जाते थे, लैंड ग्रांट्स वगैरह ब्राह्मण्स को, और या फिर सेक्युलर ऑफिसर्स वगैरह भी दिया करते थे, मतलब राजा महाराजा भी दिया करते थे और सेक्युलर ऑफिसर्स भी दिया करते थे। इसका मकसद था कि जो वर्जिन लैंड है, मतलब जहाँ पे अभी तक जो है वो एक तरीके से क्या नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, उसको थोड़ा क्या किया जाए, उसको थोड़ा एग्रीकल्चर के अंदर लाया जाए। तो नॉलेज जो था ना यहाँ पे रिगार्डिंग यूज ऑफ आयरन प्लग, शेयर, मैन्यूअर, मतलब कि जो आपके जो केमिकल सॉरी खत वगैरह जो होते हैं ना, उसके बाद इरिगेशन टेक्नोलॉजीज, प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल वेल्थ, बैकवर्ड एरियाज जो थे वहां पे भी उन्होंने थोड़ा क्या क्या फोकस किया राजा महाराजाओं ने। इसकी वजह से क्या रूरल प्रॉस्पेरिटी वगैरह आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगी, मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब बहुत हद तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आगे जाके थोड़ा इसमें गड़बड़ हो जाती है, फ्यूडलिज्म वगैरह बढ़ने लगता है, तो ट्रेड कॉमर्स डिक्लाइन हो जाता है और इकोनॉमी थोड़ी डिक्लाइन हो जाती है। हाँ, भले ही विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट बन चुके थे, लेकिन ट्रेड जो है डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बार्टर सिस्टम वगैरह जो एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है, वो देखेंगे हम जब लैंड ग्रांट्स वगैरह को देखेंगे। So it however brought no relief to the peasant who continued to suffer tremendous tax burden। लेकिन ये भले ही हो रहा था एक तरीके से, एक जगह एक तरफ एग्रीकल्चर एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन जो पीजेंट्स थे ना वो अभी भी जो है वो सुखी नहीं हुए थे, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स बर्डन जो था काफी था। 1/4 या फिर 1/6 टैक्स जो लिया था, मतलब 1/4 मतलब कि 25% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस जो टैक्स उनको देना पड़ता था, बहुत होता है ना। एग्रीकल्चर क्रॉप कंस्टिट्यूट मेन क्रॉप रिसोर्सेज विच द सोसाइटी प्रोड्यूस एंड मेजर पार्ट्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट केम फ्रॉम द एग्रीकल्चर। मैंने अभी बोला कि एग्रीकल्चर से ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू था वो यही से जनरेट होता था। यहाँ पे क्रॉप अगर आप देखो तो कौन से कल्टीवेट होते थे, तो पैडी मतलब कि राइस, व्हीट, बार्ले, है ना, पीज जो है मतलब है ना, लेंटिल्स पता है आपको ये क्या होता है, तो पल्सेस मतलब कि आपको पता है डाड़ी वगैरह जो होते हैं ना, शुगर केन है, ऑयल सीड्स वगैरह है, तो ये सारे क्या थे, ये अलग अलग तरीके के क्रॉप्स वगैरह लिया जाते हैं। तो कालिदास आपको पता है कि इस टाइम पे मतलब काफी महान जो है वो व्यक्ति हो चुका है, लिटरेचर काफी उसमें संस्कृत लिटरेचर में काफी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये ऐसा माना जाता है कि इसने जो है यहाँ पे मतलब लिखा है कि पेपर और कार्डमम जो था ना वो साउथ में काफी फेमस थे, है ना, साउथ, आज भी इसका प्रोडक्शन साउथ में ज्यादा होता है। वराह मीरा जो है, वराह मीरा, इसने इलेबोरेट एडवाइसेस दिए कि फ्रूट्स जो है ना, फ्रूट्स को किस तरीके से प्लांट किया जाना है, मतलब आप किस तरीके से क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, किस तरीके से आप फ्रूट्स, मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चरल जो भी टेक्नोलॉजीज है, एग्रीकल्चरल जो भी नॉलेज है, ये किस तरीके से लोगों के पास पहुंचता था, या फिर इसके बारे में हमें कैसी इन्फॉर्मेशन, तो हमें इन्फॉर्मेशन है वराह मीरा, कालिदास जैसे लोगों के लिटरेचर से, ये इन्होंने अपने लिटरेचर में इनको मेंशन किया है। तो यहाँ से हम एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री इनको यूज कर सकते हैं ना। तो ये आप पॉइंट्स याद रख सकते हो कि अगर आपको पूछा जाए कालिदास या फिर गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी के बारे में, आप लिटरेरी सोर्सेज के बेस पे क्या मतलब थ्रो लाइट ऑन द इकोनॉमी गुप्ता विद द हेल्प ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, तो यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हो कालिदास को, वराह मीरा को, है नहीं। तो इट इज आर्ग्यूड बाय मेनी स्कॉलर दैट द स्टेट वाज द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द लैंड। तो ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे जो है ना वो स्टेट जो था ना, स्टेट मतलब कि राजा, है ना, रॉयल, है ना, रॉयल मतलब राजा वगैरह जो था, वो राजा जो था ना वो एक्सक्लूसिव ओनर था लैंड का, मतलब पूरी जमीन जो है उसके टेरिटरी में वो उसकी खुद की होंगी, है ना। तो वो चाहे जिसे चाहे जब चाहे तब किसी को भी अपनी जमीन से एक तरीके से निष्कासित कर सकता था और दूसरे को वो जमीन दे सकता था। मोस्ट डिसाइसिव आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ एक्सक्लूसिव स्टेट ओनरशिप ऑफ द लैंड इज इन पहाड़पुर कॉपर प्लेटिंग। और ये ऐसे ही नहीं बोला इन्होंने, तो इसकी इंस्क्रिप्शन एविडेंस वगैरह भी है बुद्धगुप्ता के टाइम पे, जहाँ पे बोला गया है कि it appears that though the land was to all intent and purpose that of the peasant, the king claimed its theoretical ownership। भले ही वो पीजेंट का था, लेकिन राजा जब चाहे वो उससे छीन भी सकता था और किसी को दे भी सकता था, है ना। अगर उसने टैक्स वगैरह नहीं पे किया, राजा की बात नहीं सुनी, तो वो अपनी जमीन से हाथ धो बैठ सकता था, उसको राजा कभी भी अपनी जमीन से निकाल सकता था, है ना। ऐसा यहाँ पे पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में बोला गया, बुद्धगुप्ता के टाइम पे बनाई गई थी। तो होप आपको चीजें जो है वो क्लियर हो रही है यहाँ पे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर जो था एक तरीके से मेन सोर्स ऑफ इनकम था, और एग्रीकल्चर जो लैंड वगैरह थे ना वो एक्सपांशन क्यों किया गया, एग्रीकल्चर एक्सपांशन क्यों हुआ, और किस तरीके से लैंड ग्रांट वगैरह हो रहे थे, और रूरल प्रॉस्पेरिटी क्यों बढ़ रही, लेकिन फिर भी जो है वो टैक्स बर्डन की वजह से जो पीजेंट थे वो सफर ही कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ कालिदास और वराह मीरा की इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कौन कौन से क्रॉप वगैरह लिए जाते थे और किस तरीके से वो क्रॉपिंग वगैरह होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये स्टेट ओनरशिप का भी कंसेप्ट दे सकते हो, है ना। तो ये थोड़ा जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अभी इरिगेशन क्या है, तो इरिगेशन अगर देखो आप, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है विदाउट इरिगेशन चलेगा नहीं ना। खेती अगर करनी है तो इरिगेशन इंपॉर्टेंस है, वेल्स है, चाहे मतलब कैनल्स है, वेल्स है, जो भी है। तो अर्लीस्ट टाइम से इरिगेशन इंडिया में अवेलेबल है ना, अकॉर्डिंग टू नारद स्मृति आपको पता है स्मृति होती है कुछ, तो वो स्मृति जो है एक नारद स्मृति, उसके अकॉर्डिंग देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डाइक्स,
है ना, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डाइक्स। एक है बार्ध्य, मतलब कि जिससे जो है ना विच प्रोटेक्टेड द फील्ड फ्रॉम फ्लड, मतलब फ्लड आने से जिसको जो रोके उसको बोला गया बार्ध्य, है ना, बाध्य या फिर बार्ध्य जो भी है। उसके बाद है खया। खया मतलब कि जो यूज किया जाए पर्पज ऑफ इरिगेशन के, मतलब दो तरीके के यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब दो तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक स्ट्रक्चर वो है जो लैंड को फ्लड से प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा जो है वो पर्पज ऑफ इरिगेशन के लिए आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे कैनल्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे इनंडेशन वगैरह जो प्रोसेस वगैरह जो थी ना, इसको प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई थी कैनल्स। और ये अमर सिम्हा ने मेंशन किया है, ये किसने मेंशन किया है, अमर सिम्हा ने। और इसने नाम दिया है जल निर्गमः, जल निर्गमः। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है लेकिन याद तो रखने पड़ेंगे ना। The tanks were variously called according to their size as a वापी, तड़गा and दिरगुला, मतलब ये अलग अलग नाम दिए गए थे टैंक्स को, टैंक्स एंड कैनल्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग, है ना। अनदर मेथड फॉर इरिगेशन वाज यूज ऑफ घाटी यंत्र, अरघट्टा वगैरह जो है वो पर्शियन व्हील्स वगैरह, है ना, वो आए थे हमारे देश में। सुदर्शन मतलब इंट्रोड्यूस किए गए थे मिडिवल टाइम पीरियड, मतलब इंडिया में थे लेकिन थोड़े मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी थी ना वो पर्शिया से आई थी मिडिवल इंडिया में, ठीक है। सुदर्शन लेक वॉज रिपेयर्ड बाय स्कंदगुप्ता एंड वॉज रिफिल्ड फॉर डोमेस्टिक यूज। आपको पता है कि सुदर्शन लेक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनाया गया था, फिर अशोका ने उसको भी रिपेयर किया, अशोका का उसमें रोल था। फिर जो आपका स्कंदगुप्त गुप्ता टाइम पीरियड में इसने इसको रिपेयर किया है। रुद्रदमन ने इसको रिपेयर किया है ना, रुद्रदमन जो शाखा रूलर था उसने भी इसको रिपेयर किया था। तो ये डोमेस्टिक यूज वगैरह के लिए इसको जो है काफी यूज किया गया है। सुदर्शन लेक जो कहाँ पे, गुजरात में है ना। तो इरिगेशन के फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पे अवेलेबल थी, आप बोल सकते हो इसमें नाम आप अमर सिन्हा वगैरह और नारायण स्मृति के सोर्सेज को रेफर कर सकते हो, इससे ऑथेंटिसिटी आपके आंसर्स को मिल जाती है। और वैसे भी इस ऑप्शन में आपको ऑथेंटिसिटी लानी पड़ेगी, आपको हिस्टोरियोग्राफी मेंशन करनी होगी। हिस्टोरियोग्राफी मतलब कि हिस्ट्री राइटिंग्स जो हो रही है वो स्कूल्स ऑफ थॉट, हिस्टोरियंस के नाम, ये सब उसमें आ जाता है। वो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, आप सर्च कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। द पोजीशन ऑफ प्रेजेंटी मतलब कि जो फार्मर्स थे, है ना, उनकी क्या पोजीशन थी, उनकी क्या कंडीशन थी। अभी लैंड ग्रांट्स क्या हुआ, लैंड ग्रांट्स जो हुए उसकी वजह से क्या हुआ, फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ। फ्यूडलिज्म वगैरह क्या है इसके ऊपर डिटेल में मैंने किसी भी वीडियो में डिस्कस किया है शायद, है ना, वो देख लेना आप। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वीडियो या फिर मतलब, लेकिन डिस्कस किया मैंने फ्यूडलिज्म के बारे में। आप अगर रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हो तो आपको पता होगा फ्यूडलिज्म क्या होता है, इसके क्या इंपैक्ट वगैरह होते हैं। और आगे भी आएगा ही, मतलब मिडिवल इंडिया में तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, फ्यूडलिज्म जो है और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूरोप का फ्यूडलिज्म जो था वो भी उसके साथ भी कंपेयर वगैरह करेंगे। द पोजीशन ऑफ पीजेंट्री वाज अंडरमाइंड, मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं थी, इनको कोई वैल्यू नहीं थी। दे वर रेड्यूस्ड टू द पोजीशन ऑफ सर्फ्स, है ना, उनको एकदम बिल्कुल क्या हुआ, जो लैंड ग्रांट्स जो हो रहा था इसके वजह से एक सर्फडम नाम से कंसेप्ट वगैरह जो इवॉल्व होता है। इसका मतलब क्या होता है, कि जो पीजेंट है ना, पीजेंट वर अटैच टू द लैंड इवन व्हेन इट वाज गिवन। मतलब कि क्या है, देखो एक व्यक्ति है जिसकी जमीन है ना, ये जमीन है, एक व्यक्ति है ये नाम के व्यक्ति से, अभी ये जमीन इससे छीन ली गई राजा के द्वारा या फिर जमींदार जो भी होंगे, मतलब मेडिवल टाइम पे में जमींदार वगैरह आ गए थे, ब्रिटिशों ने वो अलग अलग तरह के सिस्टम आई थी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। और अभी राजा महाराज जैसे हमने अभी देखा पावरफुल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में बुद्धगुप्ता ने कहा कि पूरी जमीन मेरी है, मैं इसका थ्योरेटिकल ओनर हूँ। तो राजा ने सपोज ये जमीन जो वो किसी और को दे दी, है ना, लेकिन जमीन भली दे दी है लेकिन अभी ओनर वो नहीं रहा जो पहले था, ए नाम का व्यक्ति। अभी जमीन बी नाम के व्यक्ति को दे दी है, मतलब कोई बड़ा व्यक्ति होगा वो थोड़ा जमींदार टाइप का जो है ना, उसको ऐसी जमीन दे देते वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए फेल, मतलब रेवेन्यू देने के लिए फेल हो गया, तो फिर ये बी नाम के व्यक्ति के पास ऐसी जमीन दे देते थे वो लोग। और फिर इसकी ओनरशिप तो गई है की, लेकिन काम यही पे करेगा, है ना, ओनरशिप गई, जमीन अभी इसकी नहीं, लेकिन काम यही पे करना पड़ेगा, यहाँ से प्रोडक्शन लेना पड़ेगा और इसको वो सारा देना पड़ेगा। मतलब वो खुद के लिए थोड़ा बहुत रख सकता है घर चलाने के लिए, लेकिन बाकी इसको देना पड़ेगा। तो इसको बोला जाएगा सर्फडम, है ना। Thus in certain part of the country the position of independent peasant was undermined, मतलब कि peasant का भी मतलब कोई ओनरशिप ही नहीं रहा उसके ऊपर, है ना, तो उसको उनको वैल्यू रही नहीं, तो सेमी सर्फ है फिर सर्फ उनको बोला गया। The repression of peasantry was also caused by the right of sub infeudation granted to the recipient of the land grant। वही इसका मतलब यही होता है ना, कि इसका जो जो रिप्रेशन वगैरह जो हो रहा था, इनका सप्रेशन वगैरह हो रहा था, ये बहुत बड़ा, ठीक है ना, राइट ऑफ सब इन्फ्यूडेशन की वजह से, कि रेसिपिएंट जो था लैंड ग्रांट का उसको उसका थोड़ा ज्यादा, मतलब लैंड ग्रांट्स अगर कर दिया ये बी नाम के व्यक्ति को राजा ने, मतलब इसका रोल यहाँ पे बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल यहाँ पे मतलब इनको वैल्यू नहीं रहेंगी। दे वर ऑफन ऑथराइज्ड टू एंजॉय द लैंड, टू गेट इट एंजॉय, टू कल्टिवेट इट और टू गेट इट कल्टिवेटेड, है ना। अभी ये जो लैंड ग्रांट्स करने देने के बाद अभी ये खुद जो है ना वो एक तो मतलब वहाँ पे खुद खेती करेंगे या फिर खुद कल्टिवेट करेंगे या फिर किसी से कल्टिवेट करके ले लेंगे, तो इनका ना उनको अधिकार हुआ करता। The donated land could thus be assigned to tenants on certain terms
बाद में दे भी सकते थे वो डोनेटेड लैंड, लेकिन उसके कुछ टर्म्स वगैरह हुआ करते, जैसे कि दिस आल्सो इम्प्लाइड द डोनीज राइट टू एविक्ट द टेनेंट्स फ्रॉम द लैंड। मैंने बोला ना अभी, बी नाम के व्यक्ति को अगर ये लैंड दे दिया तो ये क्या कर सकता है, ये जो व्यक्ति है इसको बोलेगा कि ठीक है तू कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसके तहत यहाँ पे काम कर सकता है, लेकिन मैं तेरे को कभी भी निकाल सकता हूँ, है ना। मतलब कि वहाँ पे जो है टेनेंट्स एट विल वाला जो है प्रैक्टिस ऑफ लीज होल्डिंग, मतलब एक तरह खुद की जमीन के वो क्या बन गए, भाड़ेदार, मतलब मालक जो है यहाँ पे भाड़े करू बन गया, है ना। जमीन मतलब जैसे घर है, एक घर में एक भाड़े करू रहने आया, वो एक मालक है, कुछ दिनों बाद उल्टा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से वो हो गया, है ना, बिकॉज ऑफ लैंड ग्रांट। फ्यूडलिज्म इसको ही बोला जाता है, फ्यूडलिज्म इसको ही बोला जाता है। The position of peasant was also undermined from the Gupta period onwards on account of the imposition of forced labor। फोर्स लेबर जो है, फोर्स लेबर होने की वजह से जो पीजेंट्स थे उनकी पोजीशन क्या हो गई, थोड़ी अंडरमाइंड हो गई। विस्टी वगैरह नाम का कंसेप्ट आ गया, जबरदस्ती उनको काम करना पड़ता था, है ना। और अलग अलग तरह के टैक्स और ये भी आ गए उसके ऊपर, तो इसकी वजह से जो है इनकी पोजीशन जो है पीजेंट की वो काफी खराब हो चुकी थी। एक तो उनके जमीन से उनको कभी भी निकाल सकते थे लैंड ग्रांट्स के नाम पे, है ना, वो किसी को भी दान में दे देते थे राजा महाराजा। फिर उसके बाद उनकी जमीन पे उनको पहले तो उनको निकाल दिया, फिर उसके बाद जबरदस्ती वहीं पे काम करो, मतलब विस्टी, है ना, फोर्स लेबर। तो इस तरीके से अलग अलग जो थे ना वो एक तरीके से सप्रेसिव मेजर्स वगैरह जो है लाए गए थे। मतलब लैंड ग्रांट्स एक तरीके से बहुत बुरा कंसेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन बाद में, अच्छा आराम से लैंड ग्रांट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो आपको फॉर द टाइमिंग आपको ये क्लियर हो गया कि पोजीशन ऑफ पीजेंट्री क्या हो गई थी, खराब हो गई थी बिकॉज ऑफ द लैंड ग्रांट्स। वो कुछ सर्वडम बन गए थे, टेनेंट्स एट विल बन गए थे, और विस्टी फोर्स लेबर नाम का कंसेप्ट वहाँ पे आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा, है ना। गुप्ता टाइम पीरियड पे ही ये कंसेप्ट आपको ज्यादा हाईलाइट होता हुआ देखने को मिला। चलो यहाँ पे लैंड ग्रांट्स आ ही गई है ना, इस टाइम पीरियड का लैंड ग्रांट है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। द सोर्सेज ऑफ गुप्ता इंस्क्रिप्शंस ऑफ किंग्स, जैसे कि ऑफिसर्स, टेक्स्ट लाइक बृहस्पति स्मृति एक्सेट्रा, ये क्या है सोर्सेज ऑफ गुप्ता पीरियड। उनका ऐसा मानना है, मतलब वो सजेस्ट क्या करते हैं हमें, कौन सोर्सेज ऑफ गुप्ता मानना, मतलब वो कैसे मानेंगे ना, सोर्सेज है वो। लेकिन इनके अकॉर्डिंग हमें ऐसा पता चल रहा है कि लैंड ओनरशिप जो है ना, लैंड ओनरशिप, टाइप ऑफ लैंड्स, लैंड एज आइटम ऑफ गिफ्ट, एग्रीरियन सोसाइटी, मतलब क्या है यहाँ पे लैंड जो है ना उसमें क्या है चेंजेस आ रहे हैं, लैंड के ओनरशिप में चेंजेस आ रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया। टाइप ऑफ लैंड अलग अलग तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो भी हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था। लैंड जो अभी वो एक गिफ्ट की चीज बन चुकी थी, जो राजा महाराजा जब चाहे तब किसी को गिफ्ट कर सकते हैं ना, लैंड ग्रांट उसे बोला जाएगा, है ना। और एग्रेरियन सोसाइटी में भी काफी चेंजेस इस टाइम पे आए थे, अभी किस तरीके से आए थे। लैंड ग्रांट्स वेर मेड टू रिलीजियस स्पेशलिस्ट, है ना, जो प्रीस्ट वगैरह थे, लेकिन उनको फ्री में जमीनें मिल जाती थी। लेजर किंग्स जो फ्यूडल्स थे, लेजर किंग मतलब जैसे विजयनगर एम्पायर जो है ना, वो कैसे था आपको पता है कि हम डिस्कस करेंगे मेडिवल इंडिया में, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि लेजर किंग मतलब क्या होता है। जो विजयनगर एम्पायर था ना, वो उसको नीलकंठ शास्त्री जो है ना, वो हिस्टोरियन, नीलकंठ, वो शास्त्री जो है ना, उन्होंने ऐसा कहा है कि विजयनगर एम्पायर वाज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सेगमेंटरी स्टेट ऑफ चोलास, या फिर विजयनगर एम्पायर वाज द कॉन्फिडर, नहीं उसने बोला था कि विजयनगर एम्पायर वाज द कॉन्फिडरेसी ऑफ लेसर किंग, या फिर कॉन्फिडरेसी ऑफ फ्यूडल्स चेयर्ड बाय या फिर सुपरवाइज बाय सुपर किंग। मतलब कि एक तो किंग रहेगा ना, सुपर किंग, और इसके नीचे काफी स्मॉल छोटे छोटे राजा रहेंगे, फ्यूडल्स, जिसको फ्यूडल्स बोला गया, लेसर किंग्स, है ना। ये क्या रहेंगे, इनके पास जमीनें रहेंगी, ये खुद की आर्मी भी मेंटेन कर सकते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है सिर्फ एनुअली राजा को, ये जो ऊपर का राजा है सबसे सुपर किंग, इसको बस एनुअली ट्रिब्यूट पे करना, पैसा मतलब रेवेन्यू जनरेट करके देना। बाकी ये जो है ना, ये जितने भी है यहाँ पे नीचे, ठीक है ना, ये फ्यूडल्स जो है ना, इनके पास जमीन हुआ करती थी, इनकी टेरिटरी हुआ करती थी, ये आर्मी भी मेंटेन कर सकते थे, ये वहां पे अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन भी चला सकते थे, टोटल उनको ऑटोनॉमी थी। सिर्फ कंडीशन क्या है कि राजा को जो है वो ईयरली क्या देना है, रेवेन्यू जनरेट करके देना है। तो इससे क्या हुआ, बाकी बाद में इनकी जो आर्मी थी, वो आर्मी ये राजा कभी भी बुला सकता था, अगर इसको किसी से युद्ध करना है दूसरे राजा से, तो इनकी आर्मी कभी भी यूज कर सकता, ठीक है। देवर एक तरीके से उनका वो एग्रीमेंट होता था, है ना, कि आप एक तरीके से क्या हो, आपको देना ही पड़ेगा, आपकी आर्मी देनी पड़ेगी, जब भी बुलाएंगे तब आपको आना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो फ्यूडल्स काम करते थे ना, लेसर किंग्स। लेकिन इससे दिक्कत पता है क्या होगी, कि जब तक ये जो पावरफुल है ऊपर का बैठा हुआ, तब तक ये काम करेंगे और सुनेंगे इनकी। जब ये वीक हो गए ना, उसके बाद ये किसी को नहीं सुनेंगे, ये खुद को इंडिपेंडेंट राजा डिक्लेयर कर देंगे। तो ये दिक्कत हुई थी विजयनगर एम्पायर के साथ, है ना। यही मराठा एम्पायर के साथ हुआ था बाद में, है ना, वो देखेंगे हम जब करेंगे तब। वो पेशवा शाही जो आई थी, तो उसमें वो थोड़ा गड़बड़ कर दिया था,
ये अलग अलग घराने बना दिए थे, तो उसकी वजह से वो सेंट्रल पावर डिक्लाइन हो गई, उनके कोई सुनता ही नहीं था। तो वो देखेंगे हम आगे। अभी लेजर किंग्स है ना, रिलीजियस स्पेशलिस्ट को लैंड ग्रांट करना। लेजर किंग मतलब इनको फ्यूडल्स वगैरह को फ्यूडलिज्म इसे ही कहा जाता है। फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी सैलरी देने के बजाय वो लैंड ग्रांट लो, आप करो उधर, आपकी सैलरी मैनेज कर लो, आप सिर्फ काम करो, इधर जमीन दे लो। तो इसके वजह से क्या होगा कि जिनकी जमीन थी ना उनको मतलब वो वहीं पे काम करेंगे। सपोज 10 लोग है, 10 लोगों की ये जमीन है, 10 जो पीजेंट वो काम करे, इनकी जमीन है। अभी ये जो जमीन है ना, ये जमीन राजा ने दे दी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को या फिर किसी प्रीस्ट को या फिर किसी लेजर किंग को। अभी ये जमीन इन 10 लोगों की थी, यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, मतलब इनकी ये जमीन थी ना। अभी लैंड ग्रांट जैसे कि हमने देखा कि पूरी जो टेरिटरी थी वो राजा की थी, मालकी मतलब उसका मालक था वो, है ना। तो ये 10 लोगों की जमीन इसने दे दी एक व्यक्ति को, एक किसी प्रीस्ट को दे दी, ठीक है, या फिर किसी किंग को, लेजर किंग को दे दिया, गवर्नमेंट ऑफिसर को दे दी। अभी ये जो मालक थे 10 लोग, ये तो यहाँ पे टेनेंट एट विल बन गए, मतलब ये जो एक व्यक्ति है ये अभी असली ओनर है। अभी ये व्यक्ति डिसाइड करेगा कि यहाँ पे 10 लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और उनकी इच्छा हो या ना हो। अगर इसकी इच्छा है, ये 10 लोगों की इच्छा हो या ना हो, इसकी अगर इच्छा है तो इनको करना ही पड़ेगा काम। उसको बोला जाएगा फोर्स लेबर, उसके लिए उनको पैसे नहीं मिलते 2 टाइम का खाना से। अगर इसमें से किसी मना भी कर दिया तो भी उसको काम करना पड़ेगा, अगर ये चाहेगा तो। इसको बोला गया फोर्स लेबर, ठीक है कि नहीं। और ये 10 में से किसी को भी कभी भी ऐसा हकाल सकता है कि नहीं। तो ये हो गया टेनेंट एट विल, मतलब सर्वड। इसको बोला गया है, क्या बोला गया इसको बोला गया है फ्यूडलिज्म। काफी बुरी चीज थी, काफी खतरनाक चीज थी। और ये परमानेंट हो गए, ये अभी जमीन पूरी इसकी रहेगी परमानेंट, इसके बेटे, इसका बेटा, इसका मतलब पूरी इसकी खानदान जो अभी ये जमीन के मालक हो गए। परमानेंट एंड हेरिडिटरी लैंड ग्रांट्स। अभी राजा का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है ये जमीन के ऊपर। अभी इसके ऊपर अधिकार किसका है, ये व्यक्ति का, ये अगर वो प्रीस्ट होगा, अगर वो लेजर किंग होगा, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, है ना। और ये चाहे तो किसी को बेच भी सकता था पूरी जमीन, मतलब सेल, मॉर्गेज, कोई कुछ भी कर सकता था। मतलब ही वॉज अ सोल अभी अथॉरिटी है वहाँ पे, जो चाहे वो कर सकता है। तो इस तरीके से लैंड ग्रांट काम करते हैं। फ्यूडल डेवलपमेंट सरफेस अंडर गुप्ताज विद द ग्रांट ऑफ फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशन। अभी फ्यूडल जो डेवलपमेंट है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गई गुप्ताज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लैंड दिए, ठीक है, लेकिन उसने एक तरीके से पूरे फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार भी उनको दे दिए, है ना। जैसे टैक्स फ्री लैंड दे देना, टैक्स अभी दो ही मत जाओ। मतलब जो प्रीस्ट वगैरह थे ना उनको तो, मतलब लेजर किंग को तो ईयरली पे करना पड़ता था, लेकिन ये जो प्रीस्ट थे ना ये तो बच जाने दो। ये प्रीस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, ये पूरी जमीन उनकी और भी कुछ भी करोगे, है ना। तो ये लेटर गुप्ताज के टाइम पे ज्यादा हुआ है, ठीक है, कि टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स, टैक्स भी मत दो अभी, है ना। तो दिस प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट स्टार्टेड इन डेक्कन बाय सातवाहना। इनिशियली सातवाहना ने बीमारी स्टार्ट की थी सेकंड सेंचुरी बीसी में। इनिशियली उसने बुद्धिस्ट जो संघ हुआ करते ना, मॉन्ग वगैरह, उनको दे देते। उसके बाद ब्राह्मीण जो लोग हैं, ब्राह्मीण प्रीस्ट जो है, इनको ये लैंड ग्रांट सबसे पहले किस एम्पायर ने दी थी, एक मिनट वेट, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक मिनट बताओ आपको। हाँ, जयवर्मन नाम से एक राजा था। सबसे पहला एविडेंसेस, मतलब इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, उससे पहले भी दी होंगी, लेकिन हमारे पास जो एविडेंसेस है, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस लैंड ग्रांट्स का, वो जयवर्मन जो है ना, जयवर्मन किंग ने 3rd सेंचुरी में, कब, 3rd सेंचुरी सी में, है ना, मतलब 1700 साल पहले आसपास, 1700 साल के पहले, सबसे पहले जो है वो एक ग्रुप ऑफ ब्राह्मीण्स को जो है वो लैंड ग्रांट्स की थी। और इसके इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस अवेलेबल है। उसमें मेंशन किया जयवर्मन का नाम कि मैं इतने ब्राह्मीण्स को क्या कर रहा हूँ, प्रीस्ट को क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से प्रीस्ट भी नहीं, ब्राह्मीण उनको क्या कर रहा हूँ मैं, लैंड ग्रांट्स कर रहा हूँ, मतलब एकदम दान में जमीन दे रहा हूँ। इसके एविडेंसेस जो है वो आपको मिलेंगे। और वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता था एक ब्रह्मदेय सेटलमेंट, जो कि जो एक ब्राह्मणिकल विलेज हुआ करता है ना, लोकल लेवल पे एक ग्रुप हुआ करता था, जिसको ब्रह्मदेय वगैरह बोला गया। ये आगे आएगा, हम पढ़ेंगे चोलास के टाइम पे, सातवाहनास के टाइम पे भी आया होगा, देखा होगा हमने वर्ड्स। तो ये एक तरीके से एक अफेयर्स जो था इस विलेज का, पूरा ब्राह्मणिकल विलेज का, वो एक तरीके से कॉर्पोरेट बॉडी की तरह काम करते थे और खुद का अपना अफेयर खुद के हिसाब से करते थे। धर्मशास्त्र के रूल्स वगैरह अप्लाई करके वहाँ पे सब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो थी ना, ये एक तरीके से चीफ फीचर था इंडियन फ्यूडलिज्म का। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपको जो टैक्स फ्री लैंड जो है गिफ्ट किए जाने लगे, उसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमी के ऊपर हुआ है, इसीलिए इकोनॉमी बाद में डिक्लाइन हो जाती है। यहाँ पे डी अर्बनाइजेशन वगैरह होता है यहाँ पे, है ना। तो रिलीजियस जो मतलब यहाँ पे जो मैंने क्या बोला था, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स मतलब, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स भी वो जो है ना, प्रैक्टिस ऑफ रेगुलर अफेयर, रेगुलरली क्या किया जाना, मतलब रेगुलरली लैंड ग्रांट जो है वो बाद में गुप्ता टाइम पीरियड में हो जाते हैं। और वकाटका रूलर जो है वो तो सबसे ज्यादा लैंड ग्रांट्स किए उन्होंने, ऐसा बोला जाता है। वकाटका मतलब क्या ही इनको प्यार आ गया था उनके ऊपर, लोगों के ऊपर, पता नहीं, है ना।
तो इस तरीके से, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी उनको दे दिए जाते थे, और टैक्स फ्री लैंड्स, मतलब टैक्स भी मत दो अभी, है ना, इस तरीके से वो चल रहा था। तो रिलीजियस जो फंक्शनरीज है, जैसे टेम्पल्स, ब्राह्मणास, है ना, उसके बाद जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स या संघ्स थे, इनको लैंड जो है वो ग्रांटेड किए जाते थे, जिसमें टैक्स भी नहीं देना है, ठीक है, फॉर एवर परमानेंट है, अभी कुछ भी करो इसका। दे वर ऑथराइज टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम प्रेजेंट ऑल्सो, है ना, इतना उनका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वगैरह दिया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वगैरह, मतलब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वगैरह उनको दिए गए, इसकी वजह से क्या हुआ कि रेवेन्यू जो पावर्स थी वो ट्रांसफर हो गई, और राजा का रेवेन्यू के ऊपर इसका क्या होता है, अफेक्ट वगैरह होता है। आपने महाभारत वगैरह देखी, क्योंकि महाभारत में एक स्पेशल एक पर्व है, आपको पता है महाभारत में पर्व है, तो अनुशासन पर्व है। अनुशासन पर्व जो है ना, इसमें एक डेडिकेटेड चैप्टर है ब्रह्मदेव के ऊपर, है ना, मतलब जो भूमिदान है, भूमिदान, लैंड ग्रांट्स, तो लैंड ग्रांट्स के ऊपर महाभारत में एक स्पेशल पर्व है ना, अनुशासन पर्व वगैरह। तो देखो वकाड़ा का रूलर्स वगैरह जो है ना, तो काफी फेमस है। उसमें प्रवर सेना नाम से एक रूलर था, प्रवर सेना, वो काफी फेमस है, उसने काफी लैंड ग्रांट्स वगैरह किए थे, जिसने ऐसा माना जाता है कि 1000 ब्राह्मणास को एमपी के रीजन में 1000 ब्राह्मण्स को क्या किया था, उसने लैंड ग्रांट किया था, प्रवर सेना, इसलिए बोला कि वकाड़ा का टाइम पे ज्यादा काफी हुए थे, है ना। तो उसके बाद चोलाज, इक्ष्वाकु, कादम्बाज वगैरह इन्होंने भी किया, लेकिन वकाड़ा का काफी आगे थे इसमें ना। अभी देखो यहाँ पे माना जाता है कि रिलीजियस ग्रांट जो है, रिलीजियस जो डोनेशन लैंड ग्रांट्स वगैरह हो रहे हैं, ये दो तरीके हैं, एक अग्रहार, दूसरा है, मतलब देखते हैं अभी क्या क्या है। तो एक अग्रहार, देखो यहाँ पे अग्रहार मतलब क्या कि ब्राह्मण जो है ब्राह्मण कलेक्टिवली, ग्रुप ऑफ ब्राह्मण को कलेक्टिवली जो है यहाँ पे परपेचुअल, मतलब परमानेंट, हेरिडिटरी, टैक्स फ्री लैंड वगैरह दिए जाते थे, जिसमें आप लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते थे आप खुद के टर्म्स पे। उसके बाद देवग्रह है, इसमें जो इंस्टीट्यूशंस को, इसमें क्या है, जैसे मोनास्ट्री वगैरह, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री वगैरह है ना, टेम्पल्स वगैरह हो गए, इनको इंस्टीट्यूशनल ग्रांट्स। देखो अग्रहार मतलब कि एक ग्रुप ऑफ विलेजेस वगैरह को देना, देवग्रह मतलब कि इंस्टीट्यूशनल जो एक तरीके से लैंड ग्रांट्स हुआ करता मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स को। दूसरा हुआ, तो ये तो हो गए थोड़े बहुत इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस जो है ग्रांट्स के दो टाइप। उसके बाद सेक्युलर ग्रांट्स वगैरह भी हुआ करते हैं। सेक्युलर ग्रांट्स मतलब कि अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस जो लोग थे, रिलीजियस एक्टिविटीज में, उनके अलावा जिनको दिए जाते थे, सेक्युलर पार्टी जिसमें ना, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वगैरह हो गए, उनको दिया जाना, है ना। तो दिस ग्रांट हेल्प इन लेजिटिमाइजिंग एंड वैलिडेटिंग द रूल इन रूरल एंड फार फ्लंग एरियाज विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण। जिससे क्या हुआ कि अभी ब्राह्मण्स जो थे, इनको एक तरीके से आप लैंड ग्रांट कर रहे हो, तो क्या होगा, ये राजा महाराजाओं की तारीफ ही करेंगे फिर। तो राजा महाराजाओं के रूल जो होता है वो वैलिडेट करने के लिए और लेजिटिमाइज करने के लिए इन्होंने हेल्प की है, इन्होंने ब्राह्मण्स ने। तो एक तरह से गिव एंड टेक, म्यूचुअल फ्रेंडशिप वगैरह होती थी इनकी, कि आप क्या करो, आप हमें लैंड ग्रांट करो, हम आपको क्या करेंगे, हम आपकी वाहवाही करेंगे, और आपके एक तरीके से क्या होंगे, रूल को हम लेजिटिमाइज वगैरह कर देंगे, यज्ञ वगैरह हवन वगैरह करेंगे, और लोग फिर आपको एकदम बिल्कुल सिर पे बिठा के रखेंगे। तो अलॉन्ग विद इट दे प्रोपोगेटेड वैदिक रिलीजन। तो इन्होंने फिर जो फार फ्लंग एरियाज थे, जो रिमोट एरियाज थे, वहाँ पे अपना जो धर्म वगैरह जो है वो उसका भी प्रसार वगैरह किया है ना, जो हिंदू धर्म है या फिर जो वैदिक रिलीजन है, इसका जो है वो यहाँ पे प्रसार किया। तो लोकल माइथोलॉजीज को भी उन्होंने ऐड कर लिया, इसलिए हिंदुइज्म में इतनी ज्यादा आपको पॉलीथेइज्म वगैरह देखने को मिलता है, क्योंकि लोकल माइथोलॉजीज भी काफी हुआ करती थी लोगों की। पहले वहाँ पे लोकल माइथोलॉजी हुआ करती थी, बाद में वहाँ पे फिर वैदिक रिलीजन हो गया, तो वो मिक्स हो गया सब। तो मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो अभी, है ना। तो ये इम्पैक्ट है लैंड ग्रांट्स के, आप बता सकते हो किस तरीके का पूछा जाए तो। अकॉर्डिंग टू इट, 2 villages were bestowed as a mark of favor in perpetuity with the fiscal and administrative rights upon the person called पुलिन भट्टा। ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति को भी सेक्युलर लैंड ग्रांट्स है ना, ये सेक्युलर लैंड ग्रांट्स है, एक व्यक्ति स्पेसिफिक को दिए गए हैं। ये 2 विलेजेस दिए थे, मतलब 2 विलेजेस तेरे, अभी तुम इसका मार्क 2 विलेज था, है ना। इतनी बुरी चीज है, मतलब घटिया चीज है, घटिया प्रैक्टिस होती है। एपिग्राफिक जो एविडेंस है, मतलब इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है जो है लैंड ग्रांट्स के, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑफिसर्स, मिलिट्री सर्विस वालों को थोड़े कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हुआ नहीं करते थे, कम है, एविडेंसेस कम है, लेकिन हुआ करते थे, है ना। In fact, certain designations of administrative officers such as Bhagika and Bhogapalika suggest that some of the state officials may have been remunerated by the land grant, है ना। ये नाम ही भाग मतलब उनका शेयर आएंगे उसमें, है ना। तो लैंड ग्रांट्स में उनको एक तरह से सैलरी दी जाती थी। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो थी, इनको भी एक तरह से विलेजेस वगैरह मिला करते थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, लेकिन इनकी संख्या जो है वो कम थी। सातवाहन ने स्टार्ट भले ही किया था बुद्धिस्ट को देके, लेकिन उसके बाद इनकी संख्या कम हो गई, और रिलीजन भी खत्म ही हो गया इंडिया से। तो हुना इन्वेजन वगैरह के बाद, अरब वगैरह के बाद, है ना, 8th सेंचुरी के बाद तो बुद्धिज्म को देखने को मिलेगा ही नहीं इंडिया में। अभी है वो, आपको पता है, वो अम्बेडकर बुद्धिस्ट है, जो 1956 में जब धर्म परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये जो बुद्धिस्ट बने वो अलग है ना।
अभी इसमें और क्या है, तो इंक्रीज इन लैंड ग्रांट्स गिव फ्यूडल कैरेक्टर टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विच केम टू नोन एज सामंतवादी सिस्टम है ना, आपने पढ़ा होगा हमारा मतलब सामंतवादी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा, फ्यूडलिज्म जिनको बोला जाता है इंग्लिश में ना। ग्रेजुअली लैंड ग्रांट्स गॉट एसोसिएटेड विद द प्रेस्टीज ऑफ रूलर, और जब ये इनिशियली तो एक तरीके से दिए जाते थे ना, मतलब खुद को थोड़ा एक तरीके लेजिटिमाइज रूल करने के लिए और सैलरी के तौर पे ऐसे दिए जाते थे, लेकिन बाद में क्या होगा, ये जो ज्यादा रूलर मतलब रूलर्स के प्रेस्टीज के साथ कनेक्ट हो गया है ना। मैंने 1000 ब्राह्मण्स को दिया तो ठीक है मैं 2000 को दूंगा, इस तरीके से प्रेस्टीज के साथ वो कनेक्ट हो गया रूलर्स के, तो वो फिर देना कंपल्सरी होगा, मन हो ना हो बस देना है, अभी वो प्रैक्टिस हो गई ना, कंपल्सरी अभी वो देना ही है, ठीक है ना। तो प्रेस्टीज ऑफ रूलर्स के साथ वो कनेक्ट हो गया धीरे धीरे। द लेजर किंग्स वेर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिमेन लॉयल टू महाराजा सुपर किंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सॉरी हैड टू पे होमेज टू द रूलर इन पर्सन, मतलब कि देखो लेजर जो किंग थी इनको लैंड ग्रांट्स वगैरह मिलते थे, फ्यूडल्स जो थे है ना, तो ये तो एनुअली पैसा तो बेचते थे, ट्रिब्यूट तो बेचते थे, रेवेन्यू बेचते थे, लेकिन साथ ही साथ एक होमेज भी पे करना पड़ता है इन पर्सन। इसका मतलब क्या है कि वो खुद भी राजा से कभी कभी मिलने आते थे, और एक व्यक्ति जो है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव दरबार में होता था राजा के, है ना। जितने भी लेजर किंग है वो 10 लेजर किंग है, 10 फ्यूडल्स है, और एक ऊपर सुपर किंग है, तो ये 10 जो लोग थे वो साल में एक बार 2 बार जो भी है, जब भी वो राजा बुलाया था मिलने तो जाते थे, रेवेन्यू तो एनुअली मिलता ही था, लेकिन इसके 10 रिप्रेजेंटेटिव 10 लोगों के रॉयल कोर्ट में वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट होते थे, है ना। तो और ये जो था जनरली रिलेटिव वगैरह हुआ करते थे, मतलब कि अगर ज़्यादा शांतपना वगैरह किसी ने करने की कोशिश की सुपर किंग ने या फिर किसी सॉरी किसी लेजर किंग ने फ्यूडल्स ने, तो बेटा है तेरा मेरे पास है ना, होमेज के तौर पे बेटा तेरा मेरे पास है, तो ज़्यादा शांत पट्टी करने की नहीं, ऐसा वो मतलब वो चलता रहा होगा। ज़्यादातर जो होमेज था इन पर्सन वो रिप्रेजेंटेटिव रखते थे, तो फैमिली रिलेटिव्स वगैरह ही रखा करते थे, अगर राजा थोड़ा स्ट्रांग है तो सुपर किंग है ना, तो फिर ये तो अपने मतलब उंगलियों पे नचाते थे जो है ना। लेजर किंग जो थे ना वो वीक रूलर आ गया तो फिर कोई नहीं सुनता था, तो ये मिलिट्री सपोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड करती थी लेजर किंग जो फ्यूडल्स थे, मैंने अभी बताया आपको, और ईयरली ट्रिब्यूट वगैरह पे किया करते थे। अभी इसका इंपैक्ट क्या होगा लैंड ग्रांट्स का, व्हाट वाज द इंपैक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पावर जो है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया लैंड ग्रांट्स की वजह से, है ना। अथॉरिटी सेंटर अथॉरिटी क्यों कैसे होगी, तो सबसे पहले तो आपने इकोनॉमिक राइट्स खो दिए, आपने जो एरिया ये एरिया आपने ये एम्पायर इसमें से इतना एरिया अगर आपने लैंड ग्रांट के तौर पे दे दिया, मतलब इतने एरिया के ऊपर से आपने क्या खो दिया, आपने आपका एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, आपके रेवेन्यू कलेक्शन का राइट सब खो दिया, टैक्स फ्री अगर दे दिए ब्राह्मण वगैरह को या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, तो गए फिर आपके हाथ से, मतलब आपका रेवेन्यू भी चला गया और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी उस एरिया के चले गए। यहाँ के लोग फिर आपको थोड़ी मानेंगे, यहाँ का जो जिसने आपको लैंड ग्रांट दी उसको मानेंगे, मतलब एक तरीके सेंटर पावर क्या होगी वीक हो गई, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे हुआ। तो लेजर किंग जो थे वो कभी भी अपना इंडिपेंडेंस एसेट कर सकते थे जब चांस मिले, चांस कब मिलेगा जब ऊपर वीक रूलर आएगा, है ना। राहुल गांधी जैसे आज सॉरी मतलब किसी के अगर सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हुए तो सॉरी फॉर दैट, बट ऐसे मजाक करूँ, लेकिन जो वीक रूलर जब आएगा तब थोड़ा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो भी है होना है, मतलब समझ सकते हो आपकी वो जो लेजर किंग्स है वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। ये हुआ भी है गुप्तास के साथ भी हुआ है, ये विजयनगर एम्पायर के साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। सबडन इमर्ज हो गए ना, पीजेंट जो है वो सबडन बन गए, मतलब बिल्कुल मतलब उनकी कोई अधिकारी रही नहीं लैंड के ऊपर, उनके अधिकार ट्रांसफर कर दिए गए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो थी वो अंडर फ्यूडल्स एंड ब्राह्मण्स अवेयर ऑपरेसिव, वो कुछ भी करके पैसा कैसे भी कलेक्ट करते, वेलफेयर नो इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बस पैसा कलेक्ट करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। फोर्स लेबर जैसी चीजें आ गई यहाँ पे, सेवरल न्यू लेवीज एंड टैक्सेस वेर आल्सो इंपॉर्टेंट रीजन। लेटर पार्ट ऑफ गुप्ता पीरियड मनी इकोनॉमी एक तरह से डिक्लाइन होगी, मैंने आपको बताया था बार्टन सिस्टम काफी वहाँ पे डेवलप होती है, और ट्रेड जो करना चाहते थे रोमन्स और पर्शियन उनका हमारे साथ वो हो ही नहीं पाया, तो डीअर्बनाइजेशन वगैरह हो जाता है ना। तो इस तरीके से क्योंकि सैलरीज आप मनी नहीं एक्सचेंज करो, आप लैंड ग्रांट्स दे रहे हो, मतलब मनी का रोल कम हो गया वहाँ पे, तो मनी का रोल कम हो गया तो मतलब इकोनॉमी डिक्लाइन होगी तो ट्रेड डिक्लाइन होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन होगा, सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आपका अर्बनाइजेशन जो है वो डी अर्बनाइजेशन हो जाएगा। अर्बनाइजेशन जो हो गया वो तो अर्बनाइजेशन क्या कब होता है, जब सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तब अर्बनाइजेशन होता है, अर्बन सिटीज डेवलप होती है, न्यू टाउन्स न्यू प्लानिंग मतलब न्यू टाउन्स आते हैं, अर्बनाइजेशन सिटीज एक्सपांड होती है, नए नए टाउन बनते हैं, सिटीज बनती है। लेकिन जब मनी ही नहीं रहेगा, सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज नहीं रहेंगी, तो ये सब क्या हो जाएगा, सिटीज वगैरह डिक्लाइन हो जाएंगी, यही हुआ था एग्जैक्टली। और ये जो फ्यूडलिज्म जो है ना जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इनके टाइम पे, ये हर्षवर्धन के टाइम पे इतना बढ़ जाता है कि आप पूछो मत, खतरनाक बढ़ जाता है, देखेंगे हमारे। अभी कॉइनेज ऑफ गुप्तास का कॉइनेज देखते थोड़ा, अभी कॉइनेज वगैरह को थोड़ा देख लेते हैं, अभी हमारा टॉपिक है ही इसमें, इस तरह से कॉइन्स वगैरह इशू क्या करते थे। तो अभी हमारा इकोनॉमिक कंडीशन तो हमने देख लिया, मतलब इसमें जो है हमने एक तरीके से एग्रीकल्चर वगैरह देखा, हमने ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं देखा, लेकिन वो देखेंगे हम, ट्रेड एंड कॉमर्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।
अभी हमने इकोनॉमिक कंडीशन का थोड़ा ओवरव्यू वगैरह ले लिया, एग्रीकल्चर वगैरह देखे हमने, सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखे, लैंड ग्रांट्स हमने देखा है ना, लैंड ग्रांट हमारा हो चुका है, ठीक है। अर्बन सेंटर डिक्लाइन हुए, ये आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। फ्यूडलिज्म को हम डिस्कस करेंगे अलग से, भले ही यहाँ पे हमारा थोड़ा मतलब 50-60% फ्यूडलिज्म हमने डिस्कस कर लिया है लैंड ग्रांट से कनेक्ट करके, यही है ये, तो देखेंगे। अभी कॉइनेज को देखते हैं, है ना। कॉइनेज होने के बाद फिर हमारा क्या बचता है, कास्ट सिस्टम बचती है, पोजीशन ऑफ वुमन, ट्रेड एंड कॉमर्स बचेगा, अर्बन सेंटर का डिक्लाइन, और इसके बाद ये जो हम जिसके वजह से गोल्डन पीरियड कहा जाता है, इसकी वजह से कहा जाता है, किसकी वजह से, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी, है ना। लिटरेचर जो प्रोड्यूस हुआ था, कालिदास जैसे बड़े बड़े यहाँ पे आपको जो है वो लिटरेरी फिगर्स देखने को मिलेंगे, साइंटिफिक लिटरेचर डेवलप हुआ था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था, इसकी वजह से इसको गोल्डन एज कहा गया, इकोनॉमी की वजह से गोल्डन एज इसको कहा नहीं गया, ठीक है ना। तो देखना है तो चलो कॉइनेज को देखते हो। कॉइनेज, अभी जो कॉइनेज है ना, Gupta coinage was a historic Indian, Gupta Empire was a historic Indian empire that existed from the early 4th century CE to the late 6th century CE, है ना, मतलब कि 200-250 साल चला है। It covered much of the Indian subcontinent at its peak, जब पीक पे था तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को मोस्टली इसने कवर किया था, स्पेशली 3192 to 467, है ना, मतलब चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त वन से लेके जब स्कंदगुप्त वगैरह जब तक थे तब तक ये आप फेज मान सकते हो, है ना, 250-150 साल तक जो थोड़ा पीक पे था एम्पायर, काफी एरिया इसने कवर किया। तो हिस्टोरियन रेफर टू दिस पीरियड एज गोल्डन एज, गोल्डन एज वगैरह भी कहा गया इस टाइम पीरियड को 150 साल तक, लेकिन वो गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्ड कॉइन्स थे, मतलब क्वालिटी नहीं थी, क्वालिटी जो थी, प्यूरिटी जो थी वो गोल्ड कॉइन्स की वो कुशानाज के टाइम पे थी, क्वांटिटी ज्यादा थी, और दूसरा था आर्ट आर्किटेक्चर वगैरह काफी डेवलप हुआ था, लिटरेचर काफी डेवलप हुआ था। They also issue silver coins. Gupta numismatic arts contain a plethora of coins in a wide range of design. अलग अलग तरह के डिजाइन में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो है ना, चंद्रगुप्त वन ने कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स इशू किए थे, जिसमें कुमार देवी जो लिच्छवी प्रिंसेस जिसका इसने शादी की थी ना, उसके इमेजेस वाले इसने कॉइन्स वगैरह इशू किए थे, किसने, चंद्रगुप्त वन ने, ठीक है ना। तो हाई नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर सर्कुलेटेड बाय मेनी गुप्ता किंग्स अटेस्टेड द इकोनॉमी थ्राइविंग स्टेट, लेकिन बाद में डिक्लाइन होती है ना, रीजन होगा फ्यूडलिज्म, लैंड ग्रांट्स। Coins made of copper, bronze or any other alloy metal on the other hand are scarce, मतलब कि कम है। बाकी alloy से, कॉपर से, ब्रॉन्ज से आपको जो मेटल्स, मतलब इन मेटल्स से बने हुए कॉइन्स आपको कम देखने को मिलेंगे। गोल्ड और सिल्वर से कॉइन्स, स्पेशली सिल्वर से ज्यादा थे। Because of the profusion of gold coins from the Gupta dynasty, some scholars refer to as a reign of gold, है ना। Their coins display artistic excellence, metallurgic development and strong economy। ये जो कॉइन्स है ना, ये हमें क्या दिखाते हैं, तो आर्टिस्टिक एक्सलेंस, मतलब कितने स्किलफुल आर्टिस्ट वगैरह थे। गोल्ड कॉइन अलग अलग गोल्ड कॉइन बना रहे हैं, डिजाइन उसके ऊपर, मेटलर्जिकल डेवलपमेंट काफी अच्छी थी, और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी दिखाते हैं। मुनार्क शोन बोथ इन मार्शल पोज, जो आप यहाँ पे मुनार्क जो है आपके, मुनार्क मतलब कोई राजा महाराजा जो है, राजा महाराजा रानी वगैरह जो भी है, वो मार्शल पोजेस में दिखाई गई है यहाँ पे, जिसकी हॉर्स राइडिंग करते हुए, है ना, फाइटिंग करते हुए, लेकिन सोशो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी और लेजर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी आपको देखने को मिलेंगे। किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आप समुद्रगुप्त को वीणा प्ले करते हुए दिखाया है ना, म्यूजिक बजाने वाला जो भी है, मुझे पता नहीं, नॉलेज नहीं ज्यादा वीणा वगैरह का क्या है, तो लेकिन वो दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि मार्शल एक्टिविटीज के अलावा भी सोशल पॉलिटिकल और लेजर एक्टिविटी, मतलब जो टाइम पास वाली एक्टिविटीज, उसमें भी राजा महाराजा वो इन्वॉल्व हुआ करते थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट वगैरह अच्छे थे, मतलब सोसाइटी जब डेवलप होती है तो वो ऑब्वियस सी बात है। द गुप्ता कॉइन्स नोन एज दिनार, गुप्ता के जो गोल्ड कॉइन्स थे ना, इसको दिनार बोला गया। इसको क्या बोला है, दिनार। अभी बताओ मेरे को, दिनार किस कंट्री की कैपिटल, सॉरी किस कंट्री के करेंसी को कहा जाता है दिनार, अभी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आर द मोस्ट एक्सेप्शनल इंस्टेंस ऑफ न्यूमिज्मेटिक्स एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन। अगर आप गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स अगर देखोगे, जैसे दिनार कहा गया, तो ये आप मतलब अलग ही लेवल के यहाँ पे आपको एक तरह से पॉलिशिंग और आर्टिस्टिक जो एकदम ब्रिलियंस है वो देखने को मिलेगा। द फेस ऑफ कॉइन जनरली पोर्ट्रेट द गवर्निंग किंग एंड कैरिड लीजेंड्स। अभी जो फ्रंट साइड थी उसके ऊपर किंग वगैरह हुआ था, जो उस टाइम पे हुआ करता है, जो कॉइन को इशू कर रहा है, और उसमें कुछ लिखा हुआ होगा उसके ऊपर। वाइल द रिवर्स डिपिक्टेड द फिगर ऑफ गॉडेस, जो उल्टी साइड थी, मतलब बैक साइड, उसके ऊपर आपको गॉडेसेस वगैरह या फिर गॉड के इमेज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। गुप्ता कॉइनेज वाज एट द पिनाकल ऑफ मेटलर्जी एंड इमेजरी, मतलब कि मेटलर्जी में काफी हाई पोजीशन पे यहाँ पे पहुंच चुका था, पीक पे था एकदम। Following the Indo-Greeks and Kushana coins, Gupta coins made a great resurgence with a distinct Indian flavor। आपको पता है कि इंडो ग्रीक्स वगैरह और कुशानास का काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था गुप्तास के टाइम, मतलब सॉरी कॉइनेज में क्या था, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, हमने डिस्कस किया इंडो ग्रीक ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है कॉइनेज में।
कुशानाक्सा का एंटी कॉइनेज में हमने डिस्कस किया इससे पहले के वीडियो में, तो बताऊंगा कमेंट बॉक्स में। चलो देखते हैं कौन कौन वीडियोस को देखता है और कौन कितना याद रखता है। तो गुप्ता एम्परर्स कैरी अ स्पीयर, बैटल एक्स, बॉ और स्वॉर्ड, ये आपको मतलब इस तरीके से वो दिखाई देंगे उसके ऊपर, कॉइनेज के ऊपर। द ट्राइडेंट सीन ऑन द राइट फील्ड इज रिप्लेस हियर विद द गरुड़ा हेडेड स्टैंडर्ड गरुड़ ध्वजा। यहाँ पे जो है ना गरुड़ ध्वज वगैरह आपको देखने को मिलेगा राइट फील्ड पे। तो गुप्ता डायनेस्टी का ये रॉयल सिंबल था गरुड़ ध्वज, है ना, गुप्ता डायनेस्टी का रॉयल सिंबल था, वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद जो कि ट्राइडेंट जो पहले हुआ करता, ट्राइडेंट सीन राइट साइड इज, हाँ मतलब वो रिप्लेस हो गया था। अलॉन्ग विद दिस चेंजेस द गुप्ता केप्ट द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द किंग्स नेम परपेंडिकुलरली ऑन द लेफ्ट हैंड इन द चाइनीज स्क्रिप्ट। देखो अभी ये चाइनीज स्क्रिप्ट का ऐसा आगे बीच में चाइनीज स्क्रिप्ट में लिखा करते बोला, अभी देखो ये मतलब संस्कृत छोड़ दो, चाइनीज में घुस गए, है ना। ठीक है, तो गुप्ता जो है ना उन्होंने वो जो प्रैक्टिस थी वो कंटिन्यू रखी, जिसमें राजा का नाम परपेंडिकुलरली लिखा गया जाता था लेफ्ट साइड में, वो भी चाइनीज स्क्रिप्ट में, पता नहीं क्यों लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली अ सर्कल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब अराउंड द किंग एट द एज ऑफ फ्लैन, मतलब जो लीजेंड्स वगैरह लिखे जाते थे उसका ना, मतलब कुछ लिखा है उस पर। गॉडेस ऑफ अर्डोक्सो सिटेड ऑन द हाई बैक थ्रोन होल्डिंग अ cornucopia in her left arm and a fillet pasha in her right was written on early Gupta coins, but she was gradually transformed into her Indian counterpart Lakshmi। ये पहले एक ग्रीक गॉडेसेस थी, है ना, लेकिन बाद में फिर इसको लक्ष्मी के रूप, मतलब पहले ग्रीक गॉडेसेस को उस पर दिखाया जाता था, कुशाना वगैरह ये करते थे। गुप्तास के टाइम पर भी इनिशियली उसी को दिखाया गया, लेकिन बाद में फिर वहाँ पे चेंज हो गया, वो लक्ष्मी जो इंडियन गॉडेस है ना वो वहाँ पे आ गई, मतलब गॉडेस ऑफ मनी, मतलब धन है ना, वो धन की देवी जो है ना वो लक्ष्मी, वो आ गई। पहले अर्डोक्सो थी, मतलब अर्डोक्सो जो कि गॉडेस ऑफ वेल्थी थी, उधर भी और इधर भी, इधर तो सारी लक्ष्मी है, उधर अर्डोक्सो, काउंटर पार्ट मतलब कि अपोजिट साइड, वही से लोटस के ऊपर बैठे हुए है ना, कमल के ऊपर बैठे हुए दिखाई, हमें पता है गॉडेस के बारे में इंफॉर्मेशन। Most popular Gupta coins depict the rulers with the bow in his left hand. This type was issued by all dynasties king, मतलब इस तरह के coins हर किसी ने इशू किए हैं। The king is depicted sitting on a sofa playing वीणा, है ना, मैं समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त भी है यहाँ पे, ये वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया सोफा के ऊपर, उस टाइम पे भी सोफा हुआ करते हैं, हाँ उस टाइम पे भी हुआ करते हैं। These coins were most likely issued as a gracious homage to the king's achievement। अभी इस तरह के coins क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक तरीके होमेज पे कर रहे हैं, रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं राजा के अचीवमेंट्स में। दे आर ड्रेस्ड इन इंडियन गार्ब्स एंड प्लेइंग इंडियन फ्लूट होना चाहिए शायद यहाँ पे, है ना, व्हाइल सिटिंग क्रॉस लेग्स ऑन द हाई बैक एलिगेंट काउच, है ना, देखो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से एकदम ग्रैंड, मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन, ग्रैंड डिपिक्शन ऑफ द राजा महाराजा, है ना, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे कॉइनेज तो खत्म हो गया हमारा, मतलब कि आज का हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक कंडीशन को, हमने देखा इस तरीके से जो नीति सार वगैरह जो कमंड का लिखी गई है कंटिन्यूएशन है इसका कौटिल्य का। फिर हमने सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखा, है ना, उसमें लैंड ग्रांट मेजर है 1416 लिया जाता था, है ना। टाइप्स ऑफ हमने लैंड देखे, फिर उसके बाद देखा हमने कि प्राइमरी एक्टिविटीज में भी लोग इन्वॉल्व थे, सेकेंडरी में भी थे, लड़के में थे, लोग हमसे ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने फ्यूडलिज्म लाया और बस पूरा बंटाधार कर दिया ट्रेड का, है ना। गोल्ड को यूज़ किया जाता है प्रॉपर मोस्टली किस लिए, हॉर्स और सिल्क ट्रेडिंग के लिए। फिर हमने देखा कि रिलीजियस पर्पस के लिए लैंड ग्रांट वगैरह होते थे, और साथ ही साथ सेक्युलर पर्पस के लिए लैंड ग्रांट वगैरह होते थे। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट हुआ कि फ्यूडलिज्म काफ़ी बड़ा, और फ्यूडलिज्म बढ़ने की वजह से क्या हुआ, फ्यूडलिज्म बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसमें से कॉइन्स निकल गए, और कॉइन्स मनी निकल गया, मनी निकलने की वजह से क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बाद में डिक्लाइन यहाँ पे हो जाता है ना। हमने लैंड ग्रांट्स को देखा, ठीक है, हमने इसके इम्पैक्ट देखे, उसके बाद हमने देखा कि गुप्ता का कॉइनेज, है ना। उसके बाद हमने देखा कि इस तरीके से राजा महाराजा यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम मार्शल एक्टिविटीज बाकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जैसे कुमारगुप्त और क्या नाम था, समुद्रगुप्त। तो कॉइनेज हमारा हो चुका है, इकोनॉमिक कंडीशन हो चुका है, लैंड ग्रांट्स हो चुका है, डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर आपको समझ में आ चुका है, मतलब कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर स्लाइड्स वगैरह रहेंगी एक दो नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड एंड कॉमर्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके साथ साथ डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर भी देख लेंगे, और इंडियन फ्यूडलिज्म वगैरह को भी थोड़ा कवर कर लेंगे। तो बाद में बचता है हमारा सोसाइटी, तो ये एक वीडियो में हो जाता है कास्ट सिस्टम, पोजीशन ऑफ वुमेन कितनी खराब होती है, कास्ट सिस्टम रिजिड होती है, सोसाइटी में काफ़ी एविल्स वगैरह इस टाइम पे आ चुके थे, मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी लेकिन सोसाइटी में काफ़ी एविल्स थे, मतलब काफ़ी कंडीशन खराब हो जाती है यहाँ से वुमेन्स की। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मजा आएगा, एजुकेशन तो ये देखेंगे।
ये तो होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो एक काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये फ्री कोर्सेज का बेनिफिट मिल सके, है ना। क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री ऑप्शन को कवर करने के लिए मतलब कितने पैसे पे करने पड़ते हैं, कितनी फीस पे करनी पड़ती है। वही क्वालिटी कंटेंट, उससे बेहतर क्वालिटी कंटेंट मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ 4 से 5 बुक्स पढ़ के अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, थोड़ा मतलब ही मत रहिए, लोगों को भी नॉलेज को शेयर कीजिए ना, उनके लिए फ्री में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल या प्रॉब्लली परसों। ठीक है, तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।